नो सर। ओके, अब देखिए आगे जो हम सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और ये सिर्फ पढ़ाई में ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपकी लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपकी लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ओके, चलिए भाई आगे क्या सब लोग। चलिए, ये क्या कह रहा है इधर, देखो क्या हुआ कि पहले क्या होता था, मैंने आपको एक दिन बताया भी था कि अगर मुझे व्हाइट मनी की जरूरत है, ठीक है, सपोज ऐसा हुआ कि मैंने पूरे साल ट्रांजेक्शन कर लिए, ठीक है, मुझे नॉलेज नहीं था, मैं गाड़ी भी खरीद लाया, मैंने सारे काम कर लिए। बाद में मैं जब सीए के पास गया आपने, तो उसने कहा कि सर आपने गाड़ी खरीद ली, आपके तो आईटीआर के हिसाब से आपके पास पैसे ही नहीं। होता था ऐसा कि भाई आपके तो आईटीआर के हिसाब से आपके पास व्हाइट मनी है ही नहीं, आपने गाड़ी खरीद ली। अब नोटिस आ गया कि भैया आपके पास पैसा कहाँ से आया बताओ। तो पहले क्या होता था, सारे काम मैनुअल होते थे, तो लोग क्या करते थे, बैक डेट में ऐसे दिखा देते थे कि मैंने 50,000 का लोन मिस्टर एक्स से लिया है, 50,000 का वाई से लिया है, 50,000 का जेड से लिया है, समझ पा रहे हो, कैश में। और जब वो देख के अपने अकाउंट्स को मॉडिफाई करके और वो सबमिट कर देते थे। क्या पॉसिबल है आराम से ये? यस सर। यस, हाँ सर। आराम से। बस क्या करना था, बुक में 4 एंट्री तो मारनी थी। आज है क्या चल रहा है, सितंबर चल रहा है, हम एंट्री कर दी, पिछले साल में दिखा दिया कि पिछले साल में मैंने पैसा ले रखा था उधर, समझ गए। ओके, बाद में क्या हुआ, रूल बनाया 269SS, इसमें 3 आएंगे, 269SS, 269ST और 269U। तो अभी हम एसएस की बात कर रहे हैं। एसएस ने क्या, आप किसी से भी 20,000 रुपए से ज्यादा का, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा, ऑडियो आ रहा है क्या, बता देना एक बार, आपको ऑडियो आ रहा है क्या, एक बार बोल दूं। यस सर। यस सर। तो वही रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि आप 20,000 से ज्यादा का कैश लोन किसी से भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और
एट ए टाइम भी 20,000 से ज्यादा का लोन बाकी नहीं होना चाहिए। मतलब सर ये कि मान लीजिए आपने पहले एक लोन लिया था कितने रुपए का, 10,000 रुपए का कैश में, राइट? तो क्या वायलेशन हुआ बताओ, क्या वायलेशन हुआ? आपने एक 10,000 रुपए का कैश लोन लिया, क्या वायलेशन हुआ? नो सर। ओके। आपने फिर 8,000 रुपए का कैश लोन और ले लिया, बताइए। नहीं हुआ। नहीं हुआ, ठीक है। और अब आपने 4,000 रुपए का कैश लोन और ले लिया, सब हो जाएगा सर। ओके, समझ गए? ओके। अच्छा, मैंने 10,000 का लोन लिया था ना, वो मैंने पे कर दिया पहले, और अब उसके बाद मैंने 8,000 और 4,000 का लोन लिया, क्या वायलेशन है? हाँ सर। बोलिए। तो ये 3 बातें आपको समझनी है, फटाफट देख लीजिए मेरे साथ। पहला पॉइंट देखिए, इसमें बोला कोई भी आदमी बिना अकाउंट पे चेक के, बिना नेट बैंकिंग के लोन नहीं लेगा। इफ द अमाउंट ऑफ सच लोन, if the amount of such loan deposit or specified sum एग्रीगेट मतलब एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार भी लिया है वो मिला के एक्सीड कर जाता है लिमिट को, ठीक है? कितनी एक्सीड लिमिट, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये टोटल अमाउंट जो बार बार हमने लिया है सब मिला के अगर 20,000 से ज्यादा है तो, ओके। दूसरा, ऑन द डेट ऑफ टेकिंग or any loan taken or accepted earlier by such person from depositor is remaining unpaid, कि पहले का हमारा कुछ बाकी पड़ा है और अब हम और कोई नया ले रहे हैं तो वो भी अलाउड नहीं होगा, ठीक है? चाहे रीपेमेंट हो ड्यू हो गया है या नहीं हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? मतलब एट ए टाइम 20,000 से ज्यादा का अमाउंट आपका ड्यू नहीं होना चाहिए अभी तक के लिए। तीसरा बोल रहा था अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट, अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट इन टुगेदर, एग्रीगेट अमाउंट मतलब किसी भी तरीके से 20,000 का एक इंसान से ज्यादा आप लोन नहीं ले सकते, कुल मिलाकर होना चाहिए, ना ही एक टाइम पे होना चाहिए, और समझ गए? सिंगल ट्रांजेक्शन 20 से ज्यादा पूरे साल में 20,000 से ज्यादा अलाउड नहीं है, एक चुका के एक लिया तो भी 20,000 से ज्यादा अलाउड नहीं है। आवाज कट रही है सर आपकी काफी। हाँ सर, आवाज अटक रही है। एक सेकेंड, Recording in progress. अभी देखो, अभी ठीक है क्या आवाज? अभी तो अभी ठीक है ठीक सर है एक क्या? बार। ओके, तो दोबारा सुन लीजिए। 269 एसएस कहता है कि आप अगर किसी पर्सन से कोई लोन लेते हैं, वो भी अदर देन चेक, चेक के अलावा लोन लेते हैं, तो 20,000 से ज्यादा का आप लोन नहीं ले सकते, ठीक है? 20,000 से ज्यादा का आप लोन नहीं ले सकते, ठीक है? अब आप उसमें बोलेंगे पहले मैंने एक लोन लिया, फिर दूसरा लोन लिया, फिर तीसरा लोन लिया, तो सिंगल लोन भी 20,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और तीनों मिला के भी 20,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पुराने लोन का अनपेड अमाउंट और नया लोन एक डेट पे अगर हम देखें तो भी 20,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो टोटली कैसे भी मिला लो आप, 20,000 से ज्यादा का आपका कैश लोन नहीं होना चाहिए। ये लोन भी हो सकता है, डिपॉजिट भी हो सकता है, दोनों ही चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है? मान लो हो जाता है,
हो गया तो शायद क्या सर पेनल्टी लगेगी? यस, डेफिनेटली पेनल्टी लगेगी और बहुत अच्छी खासी पेनल्टी लगती है। ठीक है, कोई डाउट किसी को यहाँ पे तो बोल दीजिए। अच्छा सर, पेनल्टी कितनी है? मान लो मैंने किसी से 6 लाख रुपए कैश में लोन ले लिया, बताओ वायलेशन हो गया क्या? मैंने किसी से 6 लाख रुपए का कैश लोन ले लिया, वायलेशन हो गया क्या? यस सर। Yes. मेरे ऊपर एक छोटी सी पेनल्टी है और वो है 6 लाख रुपए की। कितनी पेनल्टी है? 6 लाख रुपए की। मतलब मुझे जिससे लोन लिया उसको तो चुकाने ही पड़ेंगे पैसे, प्लस गवर्नमेंट को 6 लाख रुपए और देने पड़ेंगे एज ए पेनल्टी। सर मतलब Okay. इक्वल अमाउंट की पेनल्टी हो गई। जी, इक्वल टू, बिल्कुल इक्वल टू द अमाउंट, जितना आपने अमाउंट एक्सेप्ट किया है उसके बराबर। ओके, तो ये आप ध्यान रखिएगा, जितने का लोन उतने की, हाँ बिल्कुल, जितने का लोन उतने की पेनल्टी डेफिनेटली। कहने का मतलब लेना ही नहीं है आपको किसी भी हालत में, है ना भाई? यही तो चाहते हैं ना हम कि आप किसी भी हालत में ना लो, वरना तो हम मना करते रहेंगे, आप लेते रहोगे, छोटी मोटी पेनल्टी आएगी तो सोच लोगे, तो सीधा ही मना कर दिया कि भैया किसी हालत में ले मत लेना। ओके, बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब आ जाओ 269 ST में आ जाओ। ST बाद में पढ़ते हैं, पहले एक को पढ़ लेते हैं, ये लो पहले ये पढ़ते हैं, उससे पहले 269T। ठीक है, 269T पढ़ते हैं। हमने कौन सा पढ़ा एक बार? 269 SS पढ़ा, जिसमें 20,000 से ज्यादा का लोन लेने के लिए मना किया हुआ है। अब 269T पढ़ना जरूरी है ताकि हमारा क्रॉस कंसेप्ट क्लियर हो जाए। No branch of banking company, cooperative bank or no other company, cooperative society, no firm, no other person, कोई भी, कुल मिला के सबको बोल दिया इन्होंने अलग अलग कि कोई भी किसी भी लोन का जो भुगतान है, यहाँ पे किसकी बात चल रही है? रीपेमेंट की चल रही है। जो करेगा वो 20,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए कैश में, समझ गए? ये इतनी बातें इन्होंने लिखी है, मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ कि कोई भी पर्सन अगर किसी को लोन का भुगतान करता है तो दैट शुड नॉट बी मोर देन 20,000 इन कैश। सर लोन के 20,000, पूरे टाइम 20 और मोर, या विद इन अ ईयर कह रहे हैं ये बात? विद इन ईयर सारी चीजें आ गई इसमें, सारी चीजें आ गई। तो ऐसा, इसको भी मैं वापस समझा दूं। मैंने एक लोन लिया किसी से 10,000 का, ठीक है, चेक से लिया, ध्यान से सुनना। मैंने किसी से एक लोन लिया 10,000 का, चेक से लिया, और मैंने किसी से एक, उसी बंदे से एक लोन और लिया 15,000 का कैश में। पहले बताओ लेते टाइम वायलेशन है क्या? पहले केस में लिया फिर चेक से लिया, इसमें भी फर्क है, ध्यान से सुनना। मैंने किसी से 15,000 रुपए का लोन, पहले 10,000 रुपए का लोन लिया मैंने उससे कैश में, और फिर 15,000 रुपए का लिया चेक में। पहले तो यहाँ बताओ वायलेशन है क्या लेने में? रिपीट करो क्वेश्चन। 10,000 का लोन लिया मैंने उससे कैश में, और फिर 15,000 का लोन लिया चेक से, वायलेशन है क्या? नहीं। नो सर, 15,000 का तो चेक से ले। ठीक है, उल्टा देखो, 15,000 लिया पहले केस में और 15,000 रुपए लिया पहले चेक से, और फिर 10,000 रुपए लिया केस में। बताओ वायलेशन है क्या? सर आवाज बहुत कट सोच गई आपके वापस। इसमें भी कट रही है? हाँ जी सर। ओके, देखो अब ठीक है, अब ठीक है क्या? जस्ट अभी ठीक आई है सर। अभी भी ठीक नहीं है, समृद्धि कह रहे हैं ठीक नहीं है। हाँ अब ठीक है, चलो ओके। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। पहले मैंने 10,000 का कैश लोन लिया, फिर मुझे 15,000 का और लोन लेना था तो मैंने चेक से ले लिया, वायलेशन नहीं हुआ, क्योंकि
जब हमने 15,000 का लोन लिया तब 10,000 कैश में बाकी था और बाकी मैंने चेक से लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं। पर अगर इसका उल्टा होता, 15,000 पहले मैं चेक से लेता और फिर 10,000 कैश में लेता, तो क्या वायलेशन होता? आवाज आ रही है? आ हाँ रही है सर। सर। सर बात तो सेम ही है ना सर, कैश वाले पे ही तो इन्होंने प्रोहिबिट किया कि आप नहीं कर, रेस्ट्रिक्शन है। नहीं नहीं नहीं, बात सेम नहीं है। कैसे सेम नहीं है? समझिए बात, मेरा आपका लोन 15,000 रुपये बाकी है, ऊपर लिखा गया था कि जो लोन बाकी है प्लस जो आप ले रहे हैं वो मिला के 20,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा लिखा था। तो मेरा ओके सर। 15,000 का लोन बाकी है, चाहे वो कैश में लिया हुआ है चाहे वो चेक में लिया हुआ है, बाकी है ना 15,000 का लोन उसी पर्सन जी पे, सर। और यस मैं 10 सर। का लोन ले रहा हूँ, तो ये वायलेशन हो जाएगा। समझ ओके गए? सर। ओके सर। कैसे भी 20,000 नहीं होना चाहिए, मतलब जो लोन ले रहे हैं वो 20,000 नहीं होना चाहिए, आउटस्टैंडिंग प्लस जो ले रहे हैं वो 20,000 नहीं होना चाहिए, और सारे लोन मिला के 20,000 नहीं होना चाहिए। समझ गए? अब पहले वाले केस में क्या था, मैंने 10,000 कैश में ले लिया, राइट। अब मुझे जो लोन लेना था तो मुझे किसी ने, सी ने बोला भैया कैश मत लेना चेक लेना, मैंने 15,000 चेक से ले लिया, तो ठीक है, कोई वायलेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडिंग कैश में था और अब मैं चेक से ले रहा हूँ, तो अब वायलेशन हो नहीं रहा। समझ रहे हैं? दोनों में बहुत फर्क है, ये बहुत डिटेल की बातें हैं। तो आप तो अभी फिलहाल ये याद रखो कि कैसे भी किसी भी कॉम्बो में आप किसी से 20,000 से ज्यादा का, 20,000 या उससे ज्यादा का कैश में लोन नहीं लोगे। क्लियर है? ये 269 एसएस था। अब पेमेंट की बात आ जाइए, इसी दोनों केस में ध्यान से सुनिए। आपने पहले 10,000 कैश में लोन लिया, फिर 15,000 चेक से लोन लिया और पूरे 25,000 रुपए कैश में चुका दिए, बताओ वायलेशन है या नहीं? वायलेशन है। वायलेशन है सर। बिल्कुल है, क्योंकि पेमेंट कैसे लिया था उससे मतलब नहीं है, अब चुकाते टाइम सिर्फ चुकाने से ही मतलब है। ठीक है, चलिए। सर आप कहते हैं मैंने तो 18,000 का लोन लिया था, 3,000 रुपए का ब्याज बनता है, तो मैं 21,000 रुपए लिया मैंने कैश में था 18,000 का, और 3,000 का ब्याज बन गया, अब मैं 21,000 रुपए कैश में चुका रहा हूँ, बताओ वायलेशन है या नहीं? है सर। है। इंटरेस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या तो डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट होगा तो भी हो जाएगा। पहले हमने कितने लोन ले रखे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, अगर हम 20,000 से ज्यादा का रीपेमेंट कर रहे हैं तो भी ये हो जाएगा, और पूरे साल में अलग अलग चीजों में कर रहे हैं किस्तें बना के तो भी हो जाएगा। कुल मिला के 20,000 से ज्यादा का कैश पेमेंट आपको नहीं देना है, ना ही लेना है। दोनों में सेम पेनल्टी है, अगर ले लिया या दे दिया तो सेम, जितने का लोन है उतने का पेनल्टी। ओके? यस सर। तो सर 269 एसएस, एक सेकेंड, और 269 टी एसएस मतलब लेना, और लोन। मतलब देना। हाँ जी, अब बोलो। सर जैसे मान लो किसी ने लोन लिया 10 लाख रुपए का, ठीक है सर, किसी बैंक से। 10,00,000 कैश में? कैश में नहीं सर, अकाउंट में लिया ना। लेने में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी क्योंकि बैंक तो अकाउंट में देगा, हाँ, कोई दिक्कत बैंक मुझे कैश देगा ही नहीं लोन में। नहीं। ओके। तो अब रीपेमेंट में ये जो 20-20 हजार तक की रीपेमेंट है, जो कोई भी एक ही ईएमआई मैक्सिमम जाएगी, 10 लाख तो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, मैं कहता हूँ 5 लाख लिया, तो 20,000 की एक ईएमआई मैं कैश में दे सकता हूँ? दे दो, पर उसमें एक दिक्कत और आ जाएगी आपके, क्या ये सर? सेक्शन तो नहीं लगेगा, ये सेक्शन तो नहीं लगेगा अगर आप 20,000 नहीं 19,000, 20,000 या उससे ज्यादा पे तो लग जाता है, एग्जैक्टली 20 पे भी लग जाता है। ओके सर। ठीक है, मान लेते हैं आप 19,990 देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सेक्शन तो नहीं लगेगा, आप इसका वायलेशन नहीं कर रहे हैं। और जो 48 पढ़ा था अपन ने, किसी भी 48 खर्चे का भुगतान 10,000 से ज्यादा कैश में नहीं होना चाहिए, वहां पे आपका खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है सर। समझ गए? हाँ जी। हाँ। और सर मोस्टली क्या है, मैंने देखा है कि लोग ना रीपेमेंट करते हैं तो जब कैश में एक तो होता है बैंक से कट जाता है अपने आप, ठीक है सर, हम्म। महीने के महीने। एक हम्म। होता मतलब स्पेसिफिक डेट को। एक होता है कि हम्म। लोग ना बैंक में कैश जमा करवा देते हैं और एक ना पेपर पे लिखे एक रिसिप्ट ले लेते हैं, वो तो अलाउड होगा?
हाँ बैंक में तो दे सकते हो ना, देखो एक्सेप्शन लिखे हुए हैं, तो ऊपर देखो यहाँ पे एक चीज देखो, अरे कई जगह अलाउ है, ऐसी बात नहीं है। ये देखो गवर्नमेंट को दे सकते हैं, बैंकिंग, पोस्ट ऑफिस, जिनका रिकॉर्ड है ना, बेसिकली तुम ऐसे समझ लो इसको कि जिस चीज के रिकॉर्ड में तुम मैनिपुलेशन नहीं कर सकते ना, वहां पे कैश अलाउ होता है। जैसे ऐसे तो 48 पढ़ा था अपन ने, याद होगा आपको। तो 48 में भी कहा था कि आप आरबीआई को, एलआईसी को, बैंक को कैश दे सकते हैं, याद है यस कि सर। 10,000 से ज्यादा का कैश पेमेंट वैसे अलाउड नहीं है, पर इनको दे सकते हो आप, क्योंकि ये तो रिकॉर्ड में आएगा, गवर्नमेंट रिकॉर्ड है ये तो, समझ गए। तो यहाँ पे भी बैंक का अलाउड है, ऐसा तो नहीं है सर कि ये बैंक का, मतलब नॉर्मल पर्सन टू पर्सन जाएगा जो अपन कर हाँ रहे हैं कि पर्सन मैंने। हो गया, बिजनेस पार्टी हो गई, है ना, मेरे रिश्तेदार हो गए, कोई भी हो गया अदर देन जो ये गवर्नमेंट वाले लोग हैं उनके अलावा। ओके सर। जहाँ पे आप फेक दिखा सकते हो। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि मुझे व्हाइट मनी की जरूरत थी, क्या मैं ऐसे दिखा सकता हूँ मैंने गवर्नमेंट से लोन ले रखा है कैश में? नहीं, समझ गए। तो मैनिपुलेशन रोकने का काम है हमारा, लोगों को परेशान करने का काम नहीं है। ना आप बैंक से दिखा सकते हैं कि मैंने कैश में ले रखा है। क्लियर है? यस सर। ओके, अब सुनिए आगे। तो सर 20,000 से आप इन शॉर्ट याद रखिए कि 20,000 से ज्यादा का लोन देना और लेना अलाउड नहीं है। और ये सिर्फ बीएनपी चैप्टर के लिए नहीं है, ये आपकी पूरी लाइफ के लिए है। आप कहीं पे भी शो नहीं कर सकते हैं, राइट। आपके पास कोई मदद मांगने आ जाता है, आपका फ्रेंड आ गया, आपने उसको कैश लोन दिखा दिया, दे दिया, तो वो भी आप शो नहीं करेंगे इनकम टैक्स में, ठीक है। अगर शो करना है तो फिर चेक से दीजिए लोन, ओके। अब सुनिए आगे। तो 269 एसएस और 269 टी समझ में आ गया, और दोनों में इक्वल पेनल्टी है, क्लियर है? हाँ सर। ओके, अब आइए 269 एसटी। ये 269 एसटी क्या कह रहा है, ये ज्यादा पुराना प्रोविजन नहीं है, अभी 3 साल पहले ही लगा था। आपने टीसीएस सुना होगा, टीसीएस, कि कई चीजों पे टीसीएस कलेक्ट करना होता है, राइट। यस। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था 2016-17 में, गवर्नमेंट ने ज्वेलरी और बुलियन पे, ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट ने ज्वेलरी और बुलियन पे टीसीएस लगाया था, अगर आपको ध्यान हो तो, 1% का। कैसे और क्यों, सुनो। हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे घर में शादी है और आपको 10 लाख रुपए के गहने खरीदने अपने को, क्या करते हैं भैया अपन, सीधे ज्वेलर की दुकान पे जाएंगे, पसंद करेंगे, पेमेंट देंगे, ले आएंगे, राइट। वो पेमेंट मोस्टली कैश में होता है या चेक से होता है, ये बताओ क्या कैश लगता में। है? कैश में सर। कैश में होता है ना, क्योंकि इतना सोना डाल देते हैं जितनी तो फाइल रिटर्न ही नहीं भरते हैं कई बार तो वो कैश में पेमेंट होता था। तो आप दुकान पे गए, 10 लाख का सोना खरीदा, ज्वेलरी नेकलेस वेकलेस खरीदा, 10 लाख दिए, आ गए। अब गवर्नमेंट कहते हैं हमें तो पता ही नहीं चल रहा कौन कितना सोना खरीद रहे हैं, उसके पास पैसे कहाँ से आ रही है, बात तो समझ ही नहीं आ रही है, क्या करें। तो गवर्नमेंट ने 1% टीसीएस लगा दिया कैश सेल्स के ऊपर, कि सोना खरीदोगे तो 2 लाख से ऊपर का कैश, प्योर सोना जिसको बुलियन बोलते हैं ना, तो सोना खरीदोगे या चांदी खरीदोगे तो 2 लाख से ज्यादा कैश खरीदने पे 1% टीसीएस लगेगा, और बनी बनाई ज्वेलरी खरीदोगे तो 5 लाख से ऊपर की ज्वेलरी कैश में खरीदने पे टीसीएस लगेगा। मतलब शॉपकीपर आपसे 1% एक्स्ट्रा कलेक्ट करेगा, राइट। आपका 1% टीसीएस कटेगा, टीसीएस की रिटर्न जाएगी, वो टीसीएस आपके पेन नंबर में शो होगा, तो क्या वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड में आ जाएगा? यस सर। हाँ जी, तो ये लगा दिया गया। बहुत सा विरोध भी हुआ, बहुत से ज्वेलर्स ने विरोध भी किया इसका। फिर गवर्नमेंट ने कहा कि चलो ज्वेलरी का काम तो हो गया, पर बाकी फिर लगा गया। आप कार खरीद लेते हो जाके, कार भी खरीदते हो ना कई बार, तो कार पे भी लगा दिया, अगर आपको ध्यान होगा तो मोटर कार पे जो लगता है ना 10 लाख से ऊपर टीसीएस, वो भी साथ में ही लगाया गया, ठीक है। पर वो कैश और चेक दोनों पे लगता है। आगे चलिए, अब गवर्नमेंट ने कहा चलो फिर और बाकी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हॉस्पिटल में अपन कोई एडमिट होता है, कई बार 5-10 लाख रुपए लग जाते हैं, तो कैश में दे देते हैं, कैश में दे देते हैं ना,
जिसका मेडिक्लेम वगैरह है वो तो अलग बात है, बाकी जो करा रहा है इलाज वो तो कैश में जमा करा देता है, यस सर। समझ गए। कैटरिंग वाले को दे देते हैं, शादी करवाते हैं, कैटरिंग वाले को 5-10 लाख देने कैश में दे देते हैं। तो गवर्नमेंट ने कभी ऐसे तो काम नहीं चलेगा, अपन टीसीएस किस किस पे लगाएंगे, लफड़े वाला काम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा इस टीसीएस को हटाओ, वापस हटा दिया, है ना, इस टीसीएस को वापस हटा दिया, बोले इसको हटाओ और एक नया सेक्शन डालो 269T, नया सेक्शन डाला गया 269ST। अब 269ST में उन्होंने क्या कहा कि भैया सारा आदमी, कोई भी ऑल ओवर इंडिया, कोई भी पर्सन किसी से अगर 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा रिसीव करता है, चाहे वो ज्वेलरी खरीद बेचने के लिए हो, अब इसमें किसके ऊपर ड्यूटी है, दुकानों वालों के ऊपर। तो जो ज्वेलर है वो हो गया, जो हॉस्पिटल वाले हैं वो हो गए, कैटरिंग वाले हैं वो हो गए, सबके ऊपर, लेने वाले के ऊपर ड्यूटी डाल दी कि तुम 2 लाख या उससे ज्यादा का कैश पेमेंट नहीं लोगे, समझ गए। तो अब आप ज्वेलर के पास गए, भैया 10 लाख की ज्वेलरी पसंद कर ली, लो जी बिल बना दो, लो 10 लाख। वो इतना नहीं भैया 10 लाख की ज्वेलरी चाहिए तो चेक दो, 10 लाख की ज्वेलरी चाहिए तो चेक देना पड़ेगा, 1,90,000 तक की लोगे तो कैश दे देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर वो अपना दिमाग लगाते हैं जुगाड़ वाला, फिर वो 4-5 मेंबर के नाम से बिल बनाते हैं, किसी के नाम से चूड़ी का बिल बनाते हैं, एट प्रेजेंट सिचुएशन बता रहा हूं, किसी के नाम से नेकलेस का बिल बनाते हैं और अलग अलग बिल बना के उसको स्प्लिट करते हैं 2 लाख से नीचे वाले अमाउंट में, समझ गए। एक कस्टमर को 10 कस्टमर बना देते हैं और फिर Yes, उनका बिल कैश में ले लेते हैं, एट परसेंट प्रैक्टिकल लाइफ, पर वैसे गलत है, ओके। तो 2 लाख से ज्यादा का आप कैश पेमेंट नहीं ले सकते। हॉस्पिटल में कोई एडमिट है वो कैश लेते रहेंगे, जैसे ही 1,90,000 पहुंचेंगे वो आपको कहते हैं भैया आगे का पेमेंट हम चेक से लेंगे, अब कैश पेमेंट नहीं लेंगे, समझ गए, ओके। तो ये रेस्ट्रिक्शन डाल दी। अब कई लोगों के मन में आता है कि सर ये क्या कानून है, इसमें तो क्या होना है, कोई दिक्कत नहीं, मैं 10 लाख का लोन ले आऊंगा, उसको एक दिन ना देके पहले दिन 1 लाख दे आऊंगा, दूसरे दिन 1 लाख दे आऊंगा, ऐसे दे आऊंगा 10 दिन। तो उसमें इन्होंने कुछ दिमाग लगाया थोड़ा बहुत, क्या लगाया सुनिए। इन एग्रीगेट फ्रॉम ए पर्सन इन ए डे, मतलब एक पर्सन से आप सुबह शाम रात मिला के 2 लाख से ज्यादा नहीं लोगे, पहली बात। ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन एक ही है, आप पेमेंट उसका अलग अलग डेट पे ले रहे हो तो भी वो एग्रीगेट ही माना जाएगा, समझ गए। तो अगर 10 लाख की ज्वेलरी लेके 10 दिन आप 1-1 लाख दोगे तो भी नहीं चलेगा, वो सिंगल ट्रांजेक्शन ही माना जाएगा। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट, किसी इवेंट या ओकेजन के लिए, किसी इवेंट या ओकेजन के लिए आप क्या कहते हैं कि भाई कैटरिंग वाले का बिल है 8 लाख, ठीक है, शादी का, मैंने उसको कहा कि तू भी एक काम कर, अलग अलग बिल बना दे, है ना, सुबह के खाने का अलग बिल बना दे, शाम के खाने का अलग बिल बना दे, रात के खाने का अलग बिल बना दे, इस तरीके से बिल को स्प्लिट कर दे ताकि कोई भी बिल 2 लाख से ज्यादा ना हो। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं भैया ऐसा करने से भी कुछ नहीं होगा, इवेंट तो एक ही है ना, शादी है ना, तो उससे रिलेटेड सारा पेमेंट जो आप उसको कर रहे हो एक ही पेमेंट माना जाएगा, चाहे आप कितने भी टुकड़े में कर दो। आई बात समझ में? बोलिए जी, क्लियर है? सर इसमें ये चीज कवर्ड है कि मैं एक ज्वेलर के पास गया, मैंने 1,90 का बाय कर लिया गोल्ड, ठीक है सर, प्योर गोल्ड बाय कर लिया, मैं दूसरे ज्वेलर के पास गया, सेम नहीं डे है, नहीं तो नेक्स्ट। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि लेने वाले पे है, देने वाले पे नहीं है। पहले ज्वेलर दूसरे ज्वेलर को थोड़ी पता है आप पहले के पास क्या दे के आए हो, उसको कोई मतलब भी नहीं है। और सेम ज्वेलर से भी एक दो दिन के गैप में लेता था तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एक दो दिन के गैप में आप सेम ज्वेलर से लोगे, पर अगर वो लीक हो जाता है कि आपने एक इवेंट के लिए लिया, जैसे एक शादी के लिए लिया, पहले दिन 1.5 लाख का ले गए, दूसरे दिन फिर 1.5 लाख का ले गए, तो वो कलेक्टिव हो जाएगा, जुड़ जाएगा। नहीं सर, देयर इज नो इवेंट, मैं बस अपना ब्लैक का मनी व्हाइट मतलब गोल्ड में कन्वर्ट कर रहा हूँ सारा। वो कोई दिक्कत नहीं, वो करो, वो लिंक नहीं होना चाहिए क्या ओके आप एक इवेंट के ओकेजन के लिए ले रहे हैं। ठीक है सर। ओके, और कोई? तो इसीलिए ज्वेलर क्या करते हैं, अगर मैंने 10 लाख का सोना लिया तो वो ये नहीं बोलेंगे कि मैं 10 दिन 1-1 लाख के बिल बना दूंगा, वो बोलेंगे कि आप 10 जनों के नाम से 1-1 लाख का बिल बनवा लो, मतलब मैं ये शो कर दूंगा कि मेरे पास 10 कस्टमर आए थे, 1-1 लाख का सामान लेके गए हैं, क्या दिक्कत, समझ गए। इवेंट का लफड़ा ही नहीं है। बोलिए जी, क्लियर है? ओके। अच्छा सर, ले लिया तो वही जो होना है,
अगर आपने 5 लाख रुपए किसी से कैश में ले ली तो आपके ऊपर जो छोटी सी पेनल्टी है वो कितनी हो जाएगी? 5 लाख। बस। सर इसीलिए क्लियर है? गाड़ी लेते जाते टाइम वो कहते हैं ना कि अप टू 2 लाख आप दे सकते हो, और उसके सब बाद में। सारा। ये तो अब बोलते हैं ना, कॉम्प्रिहेंसिवली सब पे लग गया ये रूल पहले। तभी तो बोला हूं ना, टीसीएस बोला उन्होंने कि कितनी चीजों पे लगाएंगे अपन टीसीएस। लोग गाड़ी खरीदते हैं, लोग हॉस्पिटल में पैसा देते हैं, क्लब में पैसा देते हैं, कहाँ कहाँ लगाएंगे? तो झंझट ही मिटाओ, सीधा लगा दो एक ही सेक्शन ऑल ओवर चीजों पे। तो आप गाड़ी खरीदने जाओ तो भी वो 2 लाख से ज्यादा केस नहीं लेंगे, हॉस्पिटल में किसी का इलाज कराएंगे तो भी नहीं लेंगे, केटरिंग वाले से कराएंगे वो भी नहीं लेगा। हाँ, ब्लैक मनी बात अलग है। ब्लैक मनी की बात अलग है कि आप लीगल ट्रांजेक्शन ही नहीं कर रहे, आप ऑन रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे, वो आप दे रहे हैं। क्योंकि आप क्या प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे नहीं, आपके घर में कोई शादी होगी, घर वाले बोलेंगे कैटरिंग का सौदा किया है, 15 लाख में कैटरिंग को फिक्स किया है, ठीक है, 10 लाख तो उसको दे देंगे अभी, हाँ कैश में, तो बाद में दे देंगे 5 लाख रुपए चेक से। आप तो नहीं मैंने पढ़ा हुआ है तो अब 10 लाख नहीं दे सकते कैश में, ठीक है। तो पहले ये देख लेना कि उससे हमारा जो लीगल एग्रीमेंट है वो कितने रुपए का हो सकता है। लीगल हम 5 लाख ही शो कर रहे हैं, समझ गए? तो जो अमाउंट आप शो ही नहीं जी कर सर। रहे हैं वो आप दे सकते हैं कैसे भी, उससे कोई मतलब नहीं। बोल दीजिए भैया, इज दैट क्लियर? तीनों सेक्शन बड़े ही इंपॉर्टेंट और डेली लाइफ से जुड़े हुए सेक्शन, यस सर। समझ गए? ओके, अब आइए आगे जो मैं बता रहा था आपको, तो सेक्शन ये बहुत अच्छे अच्छे सेक्शंस हैं जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में जो एक बिजनेसमैन को दिक्कत आती है ना, कि मैं दूं या ना दूं, कैश में दूं या चेक से दूं, वो चीज आप सोल्व कर पाएंगे अगर आपने ये सेक्शन अच्छे से समझे हैं तो, ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ पेमेंट थ्रू कैब इलेक्ट्रॉनिक मोड। मान लो कि मेरी एक शॉप है बहुत बड़ी और आप मेरे पास एक कस्टमर है, ठीक है, और मेरे पास फैसिलिटी ही नहीं है ऑनलाइन पेमेंट लेने की, मेरे पास फैसिलिटी नहीं है, मैं कहता हूँ भैया ओनली कैश, नो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। तो भाई कस्टमर क्या करेगा? कस्टमर की क्या गलती है बताओ? वो तो करेगा ही ना फिर पे। तो इसलिए मेरे को लाइबल किया गया कि भैया अगर तुम बिजनेस कर रहे हो, सुनो, तुम अगर बड़े बिजनेसमैन हो, इफ यू आर केयरिंग बिजनेस टोटल, अगर तुम्हारी सेल या रिसिप्ट या टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो तुम्हें कंपल्सरीली इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करने की फैसिलिटी देनी पड़ेगी, समझ गए? मतलब तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी ही पड़ेगी अगर तुम्हारा टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो, पिछले साल का, समझ गए? तो अभी चल रहा है 21-22, 20-21 में अगर मेरा टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है तो इस साल मुझे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट लेने की फैसिलिटी देनी ही पड़ेगी कस्टमर को, ठीक है। आप नहीं देंगे तो भैया आ जाओ, 5,000 रुपए सिर्फ रोजाना के, 5,000 रुपए। जैसे मान लीजिए आपने 10 अप्रैल को लगाया, 10 अप्रैल को प्रोवाइड करी, तो 9 अप्रैल तक की 9 दिन की आपकी 45,000 रुपए की पेनल्टी लग जाएगी, ओके। बोलिए जी, आगे बात सुन में। ये क्या 269U कि पिछले साल अगर आपका टर्नओवर, रिसीट या सेल जो भी है, क्योंकि प्रोफेशनल होंगे तो रिसिप्ट होगी, ठीक है, और अदरवाइज सेल होगी, तो वो आपकी जो भी है उस वो अगर 50 करोड़ से ज्यादा है पिछले साल में तो इस साल आपको इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एक्सेप्ट करने की फैसिलिटी देनी ही होगी। अगर नहीं दिया तो 5,000 रुपए रोजाना की पेनल्टी के लिए तैयार हो जाएगी, क्लियर सर। ओके। चलिए अब ये देखो, आगे कुछ नोटिस की बात की गई है तो ये आप एक बार रीड कर लेना, कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या बोला गया है मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ आपको कि भाई कंपनी जब जैसे एचयूएफ होती है तो एचयूएफ में वैसे तो करता हैंडल करता है सब कुछ,
पर मान लीजिए कि एचयूएफ कहीं पर डिस्टर्ब है या लड़ाई चल रही है या झगड़ा चल रहा है या किसी की डेथ हो गई है, ऐसा कुछ लफड़ा चल रहा है, तो उस टाइम पे अगर कोई नोटिस देना है तो नोटिस किसको दिया जाए? ठीक है, फॉर्म चल रही है, फॉर्म बंद हो गई, तो अब रिजोल्यूशन में है फॉर्म, उस टाइम किसी को नोटिस देना है तो क्या फॉर्म के नाम पे ही देना पड़ेगा या पार्टनर को दे सकते हैं? ठीक है, बिजनेस अगर बंद हो गया तो नोटिस किसको देंगे? तो इस तरीके से ये नोटिस के बारे में बोला गया है कि आप नोटिस किसको देंगे, इनकम टैक्स वाले नोटिस किसको देंगे। ठीक है, आप एक बार इसको हल्का सा देख लोगे तो इनफ है, बाकी इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, ये छोड़ देना, बहुत बेवजह की बातें ठूस रखी है इन्होंने। ओके, यस सर। डन। बस इतना ही है इसमें, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सर ये पॉइंट्स नहीं पढ़ने बेवजह काम के नहीं। नहीं, रहने दो, ये कोई दिक्कत नहीं है, बेवजह की चीजें ठूस रखी है इन्होंने। हाँ, इनमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पेरेंट्स ऑफ ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, तो जब आप है ना किसी के बिहाफ पे प्रेजेंट होते हैं कहीं पे, तो आपकी क्या क्या ड्यूटी है, तो ये आप लॉ में पढ़ चुके हो, एजेंट वाली बातें सारी, तो अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें, रहने दो। ओके, ये 3 सेक्शन मैं फिर कहूंगा आपको बड़े ही ध्यान से पढ़ लेना। 269 एसएस, 269 टी, 269 एसटी और 269 यू, चारों चारों पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और इन चारों में कोई डाउट है तो पूछ लो। सर ये जो चार है इनमें मोस्टली एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आता होगा, एक मतलब छोटा सा केस दे दिया, ऐसा हुआ, मैंने इतना एक्सेप्ट किया और बताओ। हाँ, सीधा भी आ सकता है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आ सकता है कि भाई कितने से ऊपर का अमाउंट आप कैश नहीं ले सकते, या फिर वैसे दे देगा कि एक पहले इतने 40,000 रुपए कैश दिए, फिर 2,10,000 रुपए कैश दिए, तो कितना अमाउंट डिसअलाउड होगा, ये आ सकता है, पेनल्टी कितनी लगेगी। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि 20,000 या उससे ज्यादा का लोन देना और लेना दोनों ही वर्जित है, और 2 लाख से ज्यादा का कैश पेमेंट लेना, 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा का कैश पेमेंट लेना वर्जित है। ओके सर। ठीक है, और सब में पेनल्टी सब में इक्वली है, हाँ। पेनल्टी में तो कोई में फर्क ही नहीं है ना, पेनल्टी सब में इक्वली है, पेनल्टी में कुछ सोचने वाली बात ही नहीं। ओके, और अगर आपका पिछले साल का टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा हो तो आपको ही पेमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करानी पड़ेगी, अदरवाइज 5,000 रुपए डेली की पेनल्टी आपके ऊपर लगनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, यस सर। हो गया सर ये चैप्टर पूरा? हाँ ये पूरा हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे अपन आईसीडीएस। देखो आईसीडीएस में वैसे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही है सारे, वैसे तो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही है, फिर भी थोड़ा सा तो मैं ब्रीफ दे देता हूँ आज, तो कल अपन इनको पढ़ लेंगे। देखो आईसीडीएस क्या है, एक सेक्शन आता है हमारा 145 सब सेक्शन 2, ठीक, और उसको समझने के लिए सबसे पहले आप 145 सब सेक्शन 1, या फिर किसी को सेक्शन 145 क्या कहता है, बता सकता है सेक्शन 145 क्या कहता है? पढ़ा हुआ है आपका सबका बहुत अच्छे से।
किसी को नहीं पता? चलिए, ये है मेथड ऑफ अकाउंटिंग। हमने बीएनपी में और अदर सोर्स में ये पढ़ा हुआ है कि मेथड ऑफ अकाउंटिंग आपकी कैश बेसिस हो या अक्रूवल बेसिस हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कैश बेसिस पे रखते हो तो हम कैश इनकम को टैक्सेबल कर देंगे और कैश पेमेंट को अलाउ कर देंगे, और जबकि अगर आप अक्रूवल बेसिस पे रखते हो तो जो पीरियड वाइज इनकम है उसको टैक्सेबल करेंगे और पीरियड वाइज खर्चों को ही अलाउ करेंगे। ये बोलता है सेक्शन 145 मेथड ऑफ अकाउंटिंग, राइट। और दो ही चैप्टर पे लगता है, बीएनपी और अदर्स। याद आ गया? यस सर, वो सेक्शन के नाम से याद नहीं था, वो जैसे ही आपने मेथड बोला तब याद आ गया। ठीक, अब आइए आगे। तो इस सेक्शन के सबसेक्शन 2 ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया कि भाई आप चाहो तो स्टैंडर्ड्स बना सकते हैं। इन्होंने कहा सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने हुए हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बने हुए हैं, और इतने सारे स्टैंडर्ड हैं, है ना। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, तो हमारे स्टैंडर्ड क्यों नहीं है इनकम टैक्स के? गवर्नमेंट ने कहा बना लो, क्या दिक्कत है, पावर है आपके पास, बना सकते हैं आप। तो सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी पूछी जाती है। पहली बात तो भैया ये सारे एसएससी पे एप्लीकेबल होते हैं एक्सेप्ट इंडिविजुअल और एचयूएफ जिनकी ऑडिट नहीं होती है। ठीक है, ऑल एसएससी, सिर्फ उनको छोड़ के इंडिविजुअल और एचयूएफ में से जिनकी ऑडिट नहीं होती। ओके, क्लियर है? सारे एसएससी सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को छोड़ के जिनकी ऑडिट नहीं होती है। बोलिए जी, क्लियर है? यस सर। ओके, दूसरी बात, ये सिर्फ उन्हीं पे लगता है जिनकी बीएनपी या अदर सोर्स की इनकम हो, क्योंकि भैया बीएनपी और अदर सोर्स में ही तो अकाउंट्स रखने होते हैं, और जहां पे अकाउंट्स ही नहीं होंगे वहां पे स्टैंडर्ड क्या काम आएंगे? समझ पा रहे हैं? 145 और 142 को साथ में क्यों रखा गया? क्योंकि ये बात करता है अकाउंटिंग, जो कि बीएनपी और अदर सोर्स में लगता है। तो ये भी बोल रहा है कि भैया स्टैंडर्ड भी तो वहीं काम आएंगे जहाँ पे अकाउंट्स बनेंगे, जहाँ पे रिकॉर्ड ही नहीं रखना वहां पे क्या स्टैंडर्ड? तो इसलिए ये आईसीडीएस भी किस पे एप्लीकेबल होते हैं? जब आपकी बीएनपी और अदर सोर्स की इनकम हो, राइट। ओके, आगे बोला गया सर बीएनपी में तभी लगेंगे जब आप मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। अगर आप केस बेसिस फॉलो कर रहे हैं तो अकाउंट ये आईसीडीएस एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, तो कुल मिला के मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुन लीजिए। नहीं होनी है, बाकी सबके ऊपर ये एप्लीकेबल है, राइट। एप्लीकेबल सर ये तभी होगा जब एसएससी की बीएनपी और अदर सोर्स की इनकम हो, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगा। और वो मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करने चाहिए तो ही एप्लीकेबल होगा, वरना आईसीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। बोलिए, क्लियर है? सर जब आपने बीओपी वाला पॉइंट बोला ना अभी, उससे पहले तो ऑडियो ही नहीं था। उससे पहले ऑडियो नहीं था? नहीं सर। सर आपका माइक ऑफ हो रहा है बार बार। यार चलो कोई नहीं, कोई डाउट है तो पूछ लो ना, मैं तो पहले भी बता दिया, तो दोबारा रिपीट कराया मैंने। 10 आईसीडीएस बनाए सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेक्शन 145 सबसेक्शन 2 के पावर में, और जो कि सब एसएससी पे एप्लीकेबल है, सिर्फ उनको छोड़ के जो इंडिविजुअल एचयूएफ है और ऑडिट नहीं होती। ये सिर्फ उन्हीं पे लगता है जिनकी बीएनपी और अदर सोर्स की इनकम हो और वो मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करते हो। अब बता दो, कोई डाउट किसी को? अब नहीं सर। हाँ सर। अच्छी बात,
तो ये आपको समझ में आ गया कि कौन सा, इसमें से कोई भी एमसीक्यू बन सकता है कि भाई इंडिविजुअल एचएफ पे लगेंगे नहीं लगेंगे, कौन सी इनकम करते हैं वगैरह वगैरह। बोलिए क्लियर है यहाँ तक? तो आज यहीं तक कर लो, बाकी हम करेंगे कल। सर सर हाँ जी बोलो। सर 3 लाइनों का मतलब पूछना था, मैं आपको एक बार भेजूं क्या सर व्हाट्सएप? भेज भेज दो भेज दो, मैं वॉइस नोट रिकॉर्ड करके भेज दूंगा। सर एक और चीज, जो रूट परमिट होता है ना सर, तो उसमें जो बेचने पे वो रूट परमिट एक तरह से इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है सर, उसको बेचने पे मुझे बीओपी इनकम तो नहीं होती, वो लिखा हुआ है, तो रूट उसको बेचने पे क्या कैपिटल गेन होता है? कैपिटल इंटेंजिबल में आता ना, पढ़ा हुआ हमारा कैपिटल हाँ गेन वाले चैप्टर में, जब इंटेंजिबल एसेट हमने पढ़ी है वहां जी पे सर, आता है ये, बिल्कुल वहां पे कवर है। ओके सर, ओके। और सर इसमें ये सिस्टम तो नहीं है जैसे इंटेंजिबल है तो एमोटाइजेशन वगैरह भी लगेगा इसमें? मैंने 5 लाख का लिया और 2 साल बाद उसकी 3 लाख की वैल्यू बची, लेकिन मैंने ज्यादा में बेच दिया, तो ऐसा सिस्टम भी होता है कि जैसे वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी वगैरह में करते थे एसेट बेचने पे अपन? नहीं समझा नहीं मैं